हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। एक छोटी सी चीज़ पढ़ी थी कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। फटाफट 1 मिनट में उसे रिवाइज़ कर लेते कि हमने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या पढ़ा था। ठीक है भाई, पहली बात क्या पढ़ी थी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है भाई, उसके बाद हमने दूसरी क्या चीज़ पढ़ी कि इकोनॉमिक्स हमें मनी और रिसोर्सेज के MBA के बारे में बताता है। अब MBA का मतलब क्या था, मैनेजमेंट, अरेंजमेंट एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी, ये एक स्टडी है। किस चीज़ की स्टडी है, बाइंग, मेकिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पर बाइंग का रिलेशन कंज्यूम करने से होता है यानी कंज्यूमर से होता है, मेकिंग एंड सेलिंग का रिलेशन किससे होता है, मैन्युफैक्चर करने से यानी प्रोड्यूसर से होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, बाइंग, मेकिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दो चीज़ें और आई थी, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स का मतलब क्या होता था, सारी की सारी टेंजिबल थिंग्स, और सर्विसेज का मतलब क्या होता था, सारी सारी इनटेंजिबल थिंग्स, यानी ऐसा कोई वर्क जो हमारे लिए कोई और परफॉर्म करता है। ठीक है भाई, तीसरी बात हमने क्या पढ़ी थी लास्ट में, क्या तीसरी एक छोटी सी बात पढ़ी थी कि इकोनॉमिक्स हमें ये भी बताती है कि किस तरीके से हम लिमिटेड रिसोर्सेज का अपनी अनलिमिटेड वांट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सिर्फ इतना पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़नी क्यों जरूरी है जब हम मीनिंग ही पढ़ चुके हैं। देखो, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हुए हैं, ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से जो उन्हें बेस्ट लगा उस हिसाब से उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। तो एक बार हमें वो जानना भी जरूरी कि वो क्या समझते थे इकोनॉमिक्स को, और आज उसके अंदर क्या क्या एडिशन हो चुका है। ठीक है भाई, मेनली हमें 4 डेफिनेशन पढ़नी है। ठीक है, पहली है क्लासिकल डेफिनेशन, ठीक है, दूसरी न्यो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, तीसरी है हमारे पास स्केरिसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, और लास्ट 4th ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछे जाने वाली। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। ठीक है, आजकल मल्टीपल क्वेश्चन आना शुरू हो चुके हैं, MCQ जिन्हें आप बोलते हैं, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये वाली डेफिनेशन किस इकोनॉमिस्ट ने दी थी। तो पहला क्वेश्चन सिर्फ यही बनता है कि भाई किस इकोनॉमिस्ट ने कौन सी डेफिनेशन दी थी। तो हमें मेनली कौन सी कितनी डेफिनेशन पढ़नी है, 4। पहली क्लासिकल, दूसरी न्यो क्लासिकल, तीसरी स्केरिसिटी वाली, और चौथी ग्रोथ ओरिएंटेड। ठीक है, तो एक बार शुरू करते हैं। पहली डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं जो कि क्लासिकल डेफिनेशन है। अब यहाँ से क्लासिकल डेफिनेशन किसने दी थी, एडम स्मिथ ने। किसने दी थी, एडम स्मिथ ने। और इन्होंने क्या बताया था, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डील विद वेल्थ अलोन। इन्होंने क्या कहा, इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जिसका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ वेल्थ से है, और वेल्थ को हिंदी में बोलते हैं धन संपत्ति। ठीक है, और धन संपत्ति मतलब पैसे से। इन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ किससे है, वेल्थ से, ओनली वेल्थ। ये देखो, ये वर्ड लिखा था वेल्थ अलोन। ठीक है भाई, अब वेल्थ का मतलब क्या हो गया, सारा का सारा मटेरियल गुड्स और रिसोर्सेज। अब मटेरियल गुड्स कौन से हो गए, देखो टेंजिबल थिंग्स, हमने पढ़ा था ना गुड्स क्या होती है, टेंजिबल थिंग्स। तो इनका मानना क्या था कि सारी की सारी टेंजिबल थिंग्स की स्टडी ही इकोनॉमिक्स कहलाती है। आई बात समझ में। तो एडम स्मिथ ने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच डील विद वेल्थ अलोन। ठीक है भाई, अब यहाँ देखो, इस अकेले पोर्शन से 3 क्वेश्चन पुट होते हैं। पहला, क्लासिकल डेफिनेशन किसने दी, आप कहोगे जी एडम स्मिथ ने। ठीक है, दूसरी बात, एडम स्मिथ के ऊपर ही एक क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। तो आप क्या लिखोगे, एडम स्मिथ को। तो एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्हीं की वजह से हमारे सिलेबस में ये बुक आई है, समझ लो। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या पुट होता है कि इन्होंने अपनी डेफिनेशन में किस चीज़ के बारे में बताया था, आप कहोगे सिर्फ और सिर्फ गुड्स के बारे में। किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के बारे में। तीसरा क्वेश्चन यहाँ आता है कि क्लासिकल जो डेफिनेशन है उसका दूसरा नाम क्या है, या किस नाम से और उसे जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इतनी बात आई समझ में, फटाफट तीनों ही रिवाइज कर लेते हैं। क्लासिकल डेफिनेशन किसने दी थी, एडम स्मिथ ने। क्लासिकल डेफिनेशन का दूसरा नाम क्या है, वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। चौथी बात, ये किस में डील करती है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स में। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं MCQ के अंदर। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं सेकंड वाली डेफिनेशन के ऊपर। सेकंड वाली डेफिनेशन क्या है, नियो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है भाई, अब नियो क्लासिकल डेफिनेशन क्या हुई, पहले क्लासिकल आई। एक्चुअली क्लासिकल वर्ड का ही मतलब होता है ट्रेडिशनल।
ठीक है, जो पुरानी है, पुराने टाइम से शुरू हुई थी। अब एडम स्मिथ की बात से मिस्टर मार्शल एग्री नहीं थे। इन्होंने क्या कहा कि देखो जी, गुड्स तो है ही हैं लेकिन सर्विस भी इंक्लूड होती है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, जो कि वेल्थ के साथ, वेल्थ एलोन, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के साथ डील करती है। लेकिन न्यू क्लासिकल डेफिनेशन देने वाले मिस्टर मार्शल ने क्या कहा कि भाई इसके अंदर सारी की सारी वो एक्टिविटी आती हैं जो गुड्स और उनको परफॉर्म करने के लिए की जाती है, और किसी भी गुड्स को देने के लिए, बेचने के लिए, खरीदने के लिए जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है उसको सर्विस कहा जाता है। तो इन भाई साहब ने दूसरी बात क्या कही कि यहाँ पर गुड्स के साथ साथ सर्विस भी इंक्लूड होगी। आई बात समझ में? इसलिए इसको क्या कहा गया, नियो क्लासिकल, क्योंकि क्लासिकल डेफिनेशन तो इसके अंदर इंक्लूड थी ही, साथ में इन्होंने क्या कर दिया, उसके अंदर सर्विसेज को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, तो पढ़ते इन्होंने क्या कहा, ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन, इसके अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटी आती है, ठीक है, विच आर अंडरटेकन टू एक्वायर दोज मटीरियल गुड्स, उन गुड्स को एक्वायर करने के लिए, विच प्रमोट वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? तो इन्होंने क्या कहा, ऑल दोज एक्टिविटीज़। अब एक्टिविटीज़ का मतलब होता है काम करना, ठीक है, और यहाँ पर इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आया कि ये मटेरियल गुड्स तो है ही है, साथ में यहाँ पर सर्विसेज को भी इंक्लूड किया गया है, यानी वो सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो किसको प्रमोट करते हैं, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यानी ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर को। इतनी बात आई समझ में? ठीक है भाई, अब इसके ऊपर भी 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, न्यू क्लासिकल डेफिनेशन किसने दी? आप कहोगे जी मार्शल ने। किसने दी? मार्शल ने। दूसरी बात, न्यू क्लासिकल डेफिनेशन का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, आप कहोगे जी मटेरियल वेलफेयर। क्या नाम है इसका? मटेरियल वेलफेयर, क्योंकि इसके अंदर वो सारे के सारी एक्टिविटी आती है जिसके अंदर मटेरियल गुड्स तो आएंगे लेकिन साथ साथ उन मटेरियल गुड्स से क्या होनी चाहिए, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड होना चाहिए। इतनी बात आई समझ में? तो पहला क्वेश्चन क्या था, न्यू क्लासिकल डेफिनेशन किसने दी? आप कहोगे जी मार्शल ने। न्यू क्लासिकल डेफिनेशन का दूसरा नाम क्या है? मटेरियल वेलफेयर। तीसरी बात, इसके अंदर किस किस एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाता है? गुड्स प्लस सर्विसेज। इतनी बात आई समझ में? तो फर्स्ट हमने क्लासिकल पढ़ ली, सेकंड हमने न्यू क्लासिकल पढ़ ली। अब थर्ड पढ़ते हैं स्केरिसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ध्यान से सुनो, जो वर्ड है ना स्केरिसिटी, स्केरिसिटी का मतलब ही होता है दुर्लभता। दुर्लभता मतलब किसी चीज़ की कमी होना। ठीक है भाई, अब स्केरिसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या कहती है? ये कहती है, सिंपल से एक बात बताती है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर है। स्केयर मतलब लिमिटेड है, सीमित है। ठीक है, और ये कहता है उन लिमिटेड रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करो कि ह्यूमन बीइंग को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। ये वाली डेफिनेशन सिर्फ इतना कहती है। तो एक बार इसे ही पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक्स डील विद फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर मीन्स। ये क्या कहता है, जो भी स्केयर मीन्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका क्या करना हमें, फुलर यूटिलाइजेशन। फुलर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली यूज़। आप ध्यान से सुनो, कंप्लीटली यूज, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। आगे क्या कहा, हैविंग डिफरेंट यूजेस, जिसके अलग अलग यूज होते हैं। ठीक है, दोबारा एक बार पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स डील विद फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर मीन्स हैविंग डिफरेंट यूज। अब ध्यान से देखो, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है उसके एक से ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं, और उनका हमें क्या करना है, फुलर यूटिलाइजेशन। फुलर यूटिलाइजेशन मतलब 100% यूज़। इसके लिए हम लिख सकते हैं 100% एफिशिएंटली यूज़ करने को क्या बोलते हैं, फुलर यूटिलाइजेशन। अब दूसरी बात क्या था, हैविंग डिफरेंट यूज़। अब जो हमारे पास रिसोर्सेज है ना, उनके डिफरेंट यूज़ होते हैं, एक से ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं, लेकिन वो अल्टरनेटिव होते हैं। इसका मतलब एक टाइम पे एक रिसोर्सेज का एक ही काम होगा। ठीक है, यूज़ बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन एक टाइम पे एक ही के लिए उसे यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, और मेरे पास उस ज़मीन के टुकड़े पे मैं 2 काम कर सकता हूँ। पहला, मैं वहाँ एग्रीकल्चर कर सकता हूँ, खेती कर सकता हूँ। दूसरा, वहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को वहाँ स्टेडियम बनाना है, ठीक है, खेलने के लिए। तो या तो मैं क्या करूँ, वहाँ खेल सकता हूँ, स्टेडियम बना सकता हूँ, या वहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों एक साथ नहीं किए जा सकते, एक टाइम पे सिर्फ एक ही होगा। आई बात समझ में? या तो हम क्या करेंगे, स्टेडियम बनाएंगे तो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर सकते, और अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना चाहेंगे तो हम वहाँ पर स्टेडियम नहीं बना सकते। तो ये मतलब है डिफरेंट यूज़। ठीक है भाई, अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्केरिसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स किसने दी है? आप कहोगे जी लॉर्ड रॉबिन्सन। क्या कहोगे? लॉर्ड रॉबिन्स ने। ठीक है, अब इसको इस तरीके से याद कर लेना, पहला यहाँ पर वर्ड एस है और यहाँ रॉबिन्स में लास्ट में एस है, तो ऐसे तरीके से भी याद हो जाएगा। ठीक है भाई,
तो थर्ड भी हमने पढ़ ली कि स्केरिसिटी डेफिनेशन क्या होती है। लास्ट हमारे पास क्या है, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। नाम से ही पता चलता है जो किसके बारे में बात करेगी, ग्रोथ के बारे में। ठीक है भाई, चलो भाई इसके बारे में ही पढ़ लेते हैं। यहाँ ये क्या कहती है, कहता है इसके अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटी इंक्लूड होगी जिससे ह्यूमन बीइंग का क्या होगा, ग्रोथ होगा, यानी उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। अब ध्यान से देखो, एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलती है, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तब मिलेगी जब वो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को परचेज़ कर सके, इन शॉर्ट अपनी इनकम में मैक्सिमम चीज़ों को परचेज़ कर सकें। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब एक बार इसे पढ़ भी लेते हैं। इकोनॉमिक्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़, इसके अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ आती हैं विच आर डन, जो कि की जाएंगी फॉर मैक्सिमम ह्यूमन सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन की सेटिस्फैक्शन के लिए। अब यहाँ जो वर्ड है ना, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वहाँ पर ह्यूमन के दो मतलब हो सकते हैं, या तो कंज्यूमर हो सकता है या वो प्रोड्यूसर हो सकता है। कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगी, जब उसे मैक्सिमम गुड्स मिल जाएंगे, आई बात समझ में। प्रोड्यूसर को सेटिस्फैक्शन कब मिलेगी, जब उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इतनी बात आई समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन के दो मतलब हो सकते हैं, कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर। तो एक कंज्यूमर एस्पेक्ट हम पढ़ने वाले और एक प्रोड्यूसर एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं। और कंज्यूमर के लिए ही पूरा एक चैप्टर के साथ साथ पूरी यूनिट बनाई गई है, कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, जहाँ हम डिमांड थ्योरी पढ़ते हैं, ऐसे ही प्रोड्यूसर के ऊपर पूरी पूरी यूनिट बनाई गई है जिसका नाम है प्रोड्यूसर बिहेवियर। ठीक है, एंड सप्लाई थ्योरी। ठीक है भाई, चलो भाई ये चारों विचार हो गए। अच्छा, ये ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी है, प्रोफेसर सैमुअल्सन ने। इतनी बात क्लियर है। तो एक बार फटाफट चारों की चारों दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो आता है कि डेफिनेशन किसने दी है, क्लासिकल डेफिनेशन किसने दी, एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अंदर ये किसके साथ डील करता है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के साथ। इसका दूसरा नाम क्या है, वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ आ जाते हैं न्यू क्लासिकल डेफिनेशन में। न्यू क्लासिकल डेफिनेशन ये किसने दी भाई, मार्शल ने। इसका दूसरा नाम क्या है, मटेरियल वेलफेयर। इसके अंदर इंक्लूड क्या किया जाता है, गुड्स प्लस सर्विसेज। यहाँ आ जाते हैं स्केरिसिटी डेफिनेशन। स्केरिसिटी डेफिनेशन किसने दी, आप कहोगे जी लॉर्ड रॉबिन्स ने। इन्होंने क्या बताया, कहता हमारे पास जो स्केयर रिसोर्सेज है उनका हमें क्या करना है, फुलर यूटिलाइजेशन। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन ये किसने दी है, प्रोफेसर सैमुअल्सन ने। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि सारी की सारी वो एक्टिविटी इंक्लूड होंगी जिससे ह्यूमन की मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सके। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात करते हैं, बीच में एक बड़ी सी और डेफिनेशन लिखी है, ये मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है इन सब से। ठीक है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है कंबाइंड डेफिनेशन। और कभी कभार जब इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ लिया जाता है एक नंबर में, तो आप इसको प्रायोरिटी दो लिखने में। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे से इलैबोरेट किया गया पूरी इकोनॉमिक्स को। ठीक है भाई, अब इकोनॉमिक्स को क्या बताता है, एक बार पढ़ो इसे। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है किसकी, ह्यूमन बिहेवियर की। अब हम यहाँ छोटी छोटी कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक तो यहाँ से जो क्वेश्चन आते एक आता है साइंस के ऊपर, एक यहाँ ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, पढ़ते एक बार। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद एलोकेशन ऑफ स्केयर मीन्स। इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर की वो साइंस है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, स्केयर मीन का इस तरीके से एलोकेशन करते हैं। एलोकेशन मतलब इस तरीके से उसको यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इन सच ए मैनर कि क्या हो, हमारी इकोनॉमी के तीनों पिलर का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, उनका मैक्सिमम फ़ायदा हो। अब तीन पिलर कौन कौन से हैं, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है और हमारी सोसाइटी है। तो कंज्यूमर को क्या मिले, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और हमारी सोसाइटी को मैक्सिमम सोशल वेलफेयर मिले। इतनी बात आई समझ में। तो हम इसे हिंदी में अगर पढ़ना चाहे कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र उस मानवीय व्यवहार का विज्ञान है जिसके अंतर्गत सीमित संसाधनों का आवंटन मतलब अच्छे तरीके से यूज़ करना, इस तरीके से किया जाता है कि उपभोक्ता को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले यानी अधिकतम संतुष्टि मिले, प्रोड्यूसर यानी उत्पादक को अधिकतम प्रॉफिट मिले, लाभ मिले और हमारे समाज का अधिकतम सामाजिक कल्याण हो यानी सोसाइटी को मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो। इतनी बात आई समझ में। अब ध्यान से सुनो, यहाँ से भी कई बार एमसीक्यू आ जाते हैं। पहली बात, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। ये कौन सी साइंस है, ये सोशल साइंस है। क्या है ये, सोशल साइंस। कई बार क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमिक्स इज अ डैश साइंस, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सोशल साइंस है ये। ठीक है, दूसरी बात यहाँ क्या है, ह्यूमन बिहेवियर।
अब साइंस किसकी है? ह्यूमन बिहेवियर की। अब कौन कौन से ह्यूमन आएंगे इसके अंदर? ह्यूमन की दो ही कैटेगरी आती हैं, एक कंज्यूमर और दूसरा प्रोड्यूसर। कंज्यूमर का बिहेवियर क्या रहेगा किसी भी चीज़ को बाय करते वक्त, ठीक है भाई। प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या रहेगा किसी भी चीज़ को सेल करते वक्त। अच्छा, इसको एक बार ढंग से हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, कंज्यूमर बिहेवियर का रिलेशन किसके साथ? कंज्यूमर और ह्यूमन बिहेवियर का रिलेशन किसके साथ है? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के साथ। अब देखो, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या रहने वाला है? वो मार्केट में जाता है, ठीक है, कोई चीज़ महंगी हो जाती है, महंगी का मतलब उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो उसका बिहेवियर क्या रहेगा? वो चीज़ों को कम परचेज करेगा। आई बात समझ में? कोई चीज़ महंगी होगी तो उसका बिहेवियर क्या रहा? उसने कम परचेज किया। वहीं अगर ये रिवर्स हो जाए, कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो वो उस गुड्स को ज़्यादा परचेज करता है। तो हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या है? कंज्यूमर का बिहेवियर, ठीक है। दूसरी बात, प्रोड्यूसर का क्या बिहेवियर रहेगा? देखो, प्रोड्यूसर का काम क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। और वो प्रॉफिट कब कमाएगा? जो ऐसे गुड्स बनाएगा जिनको बेचने से उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब हो सकता है एक प्रोड्यूसर एक से ज़्यादा गुड्स में इन्वेस्ट कर रहा हो, ठीक है। अब जिस गुड्स में उसको कम पैसे मिलेंगे, यानी जिसका प्राइस ही कम होगा, तो उसका प्रोडक्शन भी वो कम करेगा, और जिसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे उसका वो प्रोडक्शन भी बढ़ा देगा। आई बात समझ में? अभी देख लो, कोरोना के टाइम में जितनी कोरोना के इक्विपमेंट्स हैं, मास्क हो गए, सैनिटाइज़र हो गया, अब सारे के सारे प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं? इन्हीं गुड्स पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उन्होंने इसका प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया। आई बात समझ में? तो किस किस का बिहेवियर बताता है? कंज्यूमर का और प्रोड्यूसर का। इतनी बात आई समझ में? ठीक है भाई, आज हमने ये सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, जिसके अंदर क्लासिकल, नियो क्लासिकल, स्केरेसिटी और ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, इसका नेचर क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कि ये इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से है, किस किस लैंग्वेज से हमने कौन कौन से वर्ड लिए और किस तरीके से इसको हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।